नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक छोटे से पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि कल हमारे एक साथी हैं दीपेंद्र सिंह, उन्होंने कमेंट किया। मतलब उनके कमेंट का जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि वो ये कोर्स पढ़ें कि ना पढ़ें, मतलब यहाँ से क्लासेस देखें कि नहीं देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब जो उनकी बातों से पता चला और जो हम भी जानते हैं कि जैसे आजकल जो यूट्यूब है आपका, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं हर सब्जेक्ट। ठीक है, आप जाते हैं वहाँ 10 से 15 क्लासेस लिए, अपना 10 से 15 दिन का टाइम वेस्ट किए, फिर आपको एहसास होता है कि यार ये तो जो पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ें हमारे कोर्स के रिलेवेंट है ही नहीं है, ये चीज़ें पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। या फिर आपको एहसास होता है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ, न तो इसका सिलेबस से कोई औचित्य है, न तो प्रीवियस ईयर से कोई औचित्य है, बस कहानी पढ़ाई जा रही है जिसको हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, या फिर फैक्चुअल जो है गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं। ठीक है, और ये यूट्यूब पे ही नहीं, मैंने मतलब ऐसा फील किया है, जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि यूट्यूब के साथ साथ जो पेड पेड कोर्सेज है वहाँ पे भी जो लोग हैं वो भी पूरा मतलब एक व्यवसाय व्यापार ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 100% यही है, 10-20% ऐसे टीचर्स भी हैं जो जेन्युइन कंटेंट दे रहे हैं जहाँ पे आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उन 10% को ढूंढने के चक्कर में क्या होता है कि आप अपना तैयारी का लगभग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। तो इसी के लिए मैंने आज क्या किया है ना, मैंने अपने एक कोर्स की एक रूपरेखा आप लोगों के सामने लाई कि आखिर इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, अगर लगता है कि ये चीज़ें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं सही। ठीक है, मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि प्रीवियस ईयर और आपके सिलेबस को टू द पॉइंट रखकर चीज़ों को पढ़ाया जाए। जहाँ जितनी ज़रूरत है, कहीं कहीं बहुत थोड़ा पढ़ाया जाएगा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, कहानी बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। ठीक है, जैसे कि मतलब आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बड़े रूप में। ठीक है, कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है, उसमें घुस जा रहे हैं बहुत अच्छे से, उसके बहुत विविध आयामों को देख रहे हैं। यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ना तो हमको यूपीएससी का मेंस लिखना है और ना ही हम अभी ग्रेजुएशन का वो जो डिस्क्रिप्शन टाइप वाले बड़े बड़े 600-1200 वर्ड के पेपर होते हैं वो सॉल्व करना है। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत का कैसे पता चलता है? देखिए, हमारे जो पढ़ाने का एक ही तरीका है, हमने कई बार आपको बताया है कि हम पढ़े भी वैसे ही हैं और आपको पढ़ा भी वैसे रहे हैं। पहला पीवाईक्यूज, दूसरा सिलेबस। ठीक है, ये आपके दो चीज़ें हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे हिसाब से, अगर आपने इन दो चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। मैंने भी बहुत गलती की है, बहुत कुछ किया है मैंने, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि जब आप ये चीज़ पढ़ते हैं ना, जब पीवाईक्यूज पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है। आप इन्हीं दो को ध्यान में रख करके जो कंटेंट आप पढ़िए वो भी इसी के आसपास का हो, इससे बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं, लिमिटेड चीज़ें आप पढ़ पाएंगे। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को पढ़ें जहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो पेपर में क्वेश्चंस आने की, फर्जी चीज़ों के अलावा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा जो ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है, इसमें जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो यही फोकस होगा। हम पहले ही बता दे रहे हैं, आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार जो विभिन्न आयोग हैं वो पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन पीवाईक्यूज को लेंगे और उनके इर्द गिर्द जैसे जिन टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक के आसपास की जो और चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वही कंटेंट आपको दिया जाएगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस कोर्स में आपको कंटेंट कैसा दिया जाएगा, तो ऐसा कंटेंट दिया जाएगा। अब सेकंड चीज़ कि आखिर हम कोर्स में पढ़ेंगे क्या। जैसे हमारे जो दीपेंद्र भाई हैं, उनका अगला संदेह था कि कोर्स पूरा करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा, 1-2 क्लासेस आपको देकर के छोड़ दी जाएंगी या 10-15-20 से गायब हो जाएंगे। तो ये देखिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये कोर्स पूरा पढ़ाया जाएगा, और सपोर्ट नहीं भी रहेगा तभी ये कोर्स तो पूरा कंप्लीट ही कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो जुड़ेंगे ही। तो ये कोर्स हम पूरा कंप्लीट करेंगे आपके पेपर के पहले। ये वाला, ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, ये कोर्स हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, पूरा दिखा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, कुछ लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो जितने लोगों का सपोर्ट मिलेगा उनके लिए करवाया जाएगा, क्योंकि उनको भटकना ना पड़े, उनका टाइम ना वेस्ट हो। 15-20 दिन, 30 दिन की क्लासेस यहाँ देखें, फिर यहाँ पे वीडियोज़ आना बंद हो जाए, कंटेंट मिलना आपको बंद हो जाए, आप कहीं भटकें। तो हम, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो 15-20 दिन हमारे चैनल पर दिए हैं उस समय आप बहुत कुछ ले सकते थे, बहुत कुछ ग्रहण कर सकते थे, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते थे। तो आपका वो टाइम, उस टाइम, वो जो टाइम मूल्यवान समय है उसकी कीमत हम समझते हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं किया जाएगा कि जो है आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन क्लासेस दे दी जाए, उसके बाद बिना सिलेबस कंप्लीट किए छोड़ दिया जाए, अब आप कहीं और भटकें। क्योंकि होता क्या है, जब आप कहीं और पढ़ने जाएंगे तो उनका पढ़ाने का तरीका, उनका जो कोर्स डिज़ाइन होगा, हमारा कोर्स जो डिज़ाइनिंग है वो अलग होगी, तो फिर आपको शुरू से स्टार्टिंग से चीज़ें देखनी पड़ती है, हर जगह यही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट नहीं करेंगे, जितने लोग सपोर्ट करेंगे उनके लिए ये कोर्स पूरा कंप्लीट किया जाएगा। कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ें मैं हम आज लिख के लाए हैं, ताकि आपको
पहले से ही ये चीज़ें क्लियर हो सके कि हमें पढ़ाया क्या जाएगा, तभी आप यहाँ जुड़िए कोर्स में, ठीक है। नहीं तो हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो इसलिए कि हमारे वीडियो देखे जाएँ, ठीक है। चूतिया बना के कोई काम नहीं होगा, आप लोग अच्छे से देखिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे वो करेंगे पर्यावरण और सतत विकास पढ़ना शुरू करेंगे, पर्यावरण एवं सतत विकास, ठीक है। ये चीज चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पर्यावरण पढ़े, फिर हमने सतत विकास धारणीय विकास देखा, उसी के अंतर्गत हमने पृथ्वी शिखर सम्मेलन देखा, एजेंडा 21 देखा, Rio+20 देखा, Rio+5, Rio+10 भी देखे, जो सब टॉपिक्स थे। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखा हमने, ठीक है। फिर पर्यावरण संबंधी कुछ भारत में जो संगठन और संस्थाएं हैं उनको देखा, और वैश्विक स्तर की कुछ संगठन और संस्थाएं हैं उसको देखे, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इसको खत्म करने के बाद, ठीक है। तो ये हमने पहले चैप्टर में देखा, और हमने देखो जो जिन्होंने कोर्स देखा होगा, ये वीडियो देखी होगी इनकी जो जितनी अभी तक आई हैं, तो कहीं कहीं बहुत थोड़ा पढ़ाया गया है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, क्योंकि वही है कि जो आपके पेपर के लिए जो चीज़ें रिलीवेंट है वही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। बाकी हमने बोला है कि आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी PYQs के माध्यम से, और नए नए क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस भी आएगी चैनल पे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि चैनल पे थोड़ा सा वीडियोस रेगुलर कम आ पा रहे हैं, ठीक है। रेगुलर वीडियोस जो है कम आ पा रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि देखिए अभी वर्तमान में जो है हम लोगों की जो तहसीलों में इतना काम आ गया, वर्तमान में इतना ज़्यादा काम आ गया है कि टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सुबह से निकलो शाम में वापस आओ, तो कभी कभी होता है। आप वर्क कल्चर जान लीजिए, जो भी साथी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप जानिए कि कभी कभी होगा कि आपके पास काम ही नहीं होगा, आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में काम निपटा दे रहे हैं, 3-4 दिन आप फ्री हैं, लेकिन ऐसा 1 महीने का समय आपको ऐसा मिल गया, फिर 1 महीने का समय ऐसा आएगा जिसमें आपको इतना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा, कृषि विभाग का भी काम आ जाएगा, आपको SIR या फिर जनगणना का काम भी करवाना पड़ सकता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये बात एकदम मेंटली ऐसे रख लीजिए दिमाग में कि आपका कोई निर्धारित काम नहीं है। आपको कभी भी कितना भी काम माननीय जो है आपके उप जिलाधिकारी महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय के द्वारा सौंपा जा सकता है, और आपका दायित्व होगा कि उन कामों को कंप्लीट करवाना। इफ बट कुछ वहाँ पे नहीं चलता है, काम होता है कंप्लीट करवाना। आपको खुद से संसाधन ढूंढने हैं, खुद से काम कंप्लीट करवाना है। आप इसका ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम सारी चीज़ों आपको काम दिया गया, अब आपको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। होता क्या है ना कि हमारे यहाँ की जैसे किसी भी विभाग का काम आता है, वो अगर विभाग काम नहीं कर पा रहा है तो वो दे दिया जाता है, लेखपालों का सहयोग उसमें ले लिया जाता है, फिर आपको सहयोग उस विभाग का करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप जॉब में आएंगे तो जैसे होता क्या है ना कि थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें रहती हैं तो आसानी होती है जॉब करने में। नहीं जैसे हम लोगों के साथ हुआ ना, स्टार्टिंग में बहुत अजीब से लगता था कि यार हम ही लोगों से सारा काम क्यों लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, काम भी है, आराम भी है। जैसे हमने बताया ना कि 1 महीने 2 महीने बहुत काम रहेगा, फिर 1-2 महीने आप आराम रहेंगे, इतना आराम रहेगा कि हफ्ते में 2-3 दिन काम कर ले रहे हैं, 3-4 दिन कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चलेगा। चलिए आज की क्लास में देखिए डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि कल हमने देखा कि जो हमारे, ठीक है, काफ़ी साथियों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हीं के को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा उन चीज़ों को बता रहे हैं ताकि आप पहले ही देख लें, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। फिर हम दूसरी यूनिट पे चलेंगे। दूसरी यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? दूसरी यूनिट में हम पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र को पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे पारिस्थितिकी पारितंत्र की डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी असंतुलन समझेंगे, वहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मठता को देखेंगे, खाद्य श्रृंखला को देखेंगे, ऊर्जा प्रवाह एवं पोषण स्तर को देखेंगे, जैव वानिकी एवं जैव आवर्धन को देखेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण को देखेंगे। फिर इसी चैप्टर में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन और अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन, और फिर अंतिम में पारिस्थितिकी पदछाप एवं इकोसिस्टम देखेंगे, तथा फिर लास्ट में एक अन्य टॉपिक में जैसे कुछ अगर इसमें छूटा रहेगा तो वो चीज़ों को देखेंगे। तो जो हम अपना सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों को पढ़ेंगे। पहली यूनिट जो है हम लोगों ने लगभग पढ़ ली है, आज जो है आज की वीडियो में उस यूनिट को हम खत्म कर देंगे, जो 1-2 पॉइंट बचे हुए हैं। दूसरी यूनिट में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे तीसरी यूनिट में अपने चलेंगे। तीसरी यूनिट में हम जैव विविधता पढ़ेंगे। जैव विविधता वाले चैप्टर में हम जैव विविधता प्रवणता देखेंगे क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, और जैव विविधता के उपयोग क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। उसके साथ IUCN देखेंगे, इसकी संकटापन्न जातियों को देखेंगे, रामसर सम्मेलन देखेंगे, विभिन्न अधिनियम एवं समझौतों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो इस चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण बचे हुए टॉपिक्स होंगे उनको देख लेंगे छोटे छोटे। चौथा चैप्टर होगा हमारा वन एवं वन्यजीव का। इस चैप्टर में हम वन एवं उनके प्रकार को देखेंगे, वनों से लाभ देखेंगे, वनोन्मूलन देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति देखेंगे, वन संरक्षण देखेंगे, वन संरक्षण में भारत के प्रयास और वैश्विक प्रयासों को देखेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम अभ्यारण्य एवं जैवमंडल रिजर्व को देखेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में हम प्रोजेक्ट टाइगर एवं अन्य प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। जो अगला हमारा चैप्टर होगा
उसमें हम हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, प्रमुख सम्मेलन, भारत की क्या कार्य योजना रही है इस दिशा में, ओजोन परत क्षरण क्या है, ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया जा रहा है, उसके क्या उपाय हैं और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इन चीज़ों पर चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे, जलवायु परिवर्तन और हरित गृह प्रभाव वाले चैप्टर में। ठीक है, अगला जो हमारा 7वां चैप्टर होगा, 7वां टॉपिक होगा, 7वें चैप्टर में हम वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा वाले चैप्टर में हम ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधनों को पढ़ेंगे, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा को देखेंगे, वैकल्पिक ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा को देखेंगे और हरित ईंधन देखेंगे कि हरित ईंधन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला जो हमारा 8वां चैप्टर होगा उसमें हम प्रदूषण के बारे में देखेंगे, प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण एवं उसके प्रकार को देखेंगे, जिसमें कि वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण की हम चर्चा करेंगे। फिर जैव उपचार पर चर्चा करेंगे और लास्ट में इस चैप्टर में प्रदूषण एवं उनके द्वारा जो रोग होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, 9वां जो हमारा चैप्टर होगा उसमें जल संसाधन एवं जल संरक्षण की चर्चा करेंगे और 10वां जो हमारा अंतिम चैप्टर होगा उसमें हम अभी तक अगर कुछ भी जो चीज़ें बची होगी उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट अन्य फैक्ट होंगे उनको देखेंगे। इस प्रकार 10 यूनिट में हम आपका पर्यावरण जो है पारिस्थितिकी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। अब आप देख के बताइए कि क्या कोर्स में आपके कुछ छोटा है, और प्रीवियस ईयर उठा के देखिए किसी परीक्षाओं में क्या इन टॉपिक्स के बाहर क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा। और अगर इन टॉपिक्स को देख लीजिए, आपको भरोसा हो कि इतने टॉपिक्स में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हालांकि आपका जो सिलेबस है वो तो 4 लाइन में लिखा है, लेकिन हम उन 4 लाइनों में हमने देखा कि आता क्या है, इन 4 लाइनों में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आने की संभावना है। तो उन सब टॉपिक्स में हमने आपके सिलेबस को तोड़ा। ये समझिए अब आपका ये नया सिलेबस है हमारे अनुसार। ठीक है, आपका जो 4 लाइन का सिलेबस है उसको तोड़ करके मैंने इतने टॉपिक्स वहाँ से निकाले हैं। तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। अब आप भरोसा करिए हमारे हिसाब से, तो आप भरोसा करके चैनल से जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए, आप कहीं और पे जो है पढ़ाई करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमारे चैनल पे देखिए या किसी कहीं और देखें। उद्देश्य ये है कि आपका सिलेक्शन हो, चाहे यहाँ से हो चाहे कहीं और से हो। ठीक है, लेकिन हाँ, इतनी चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा जितना कि हमने लिखा है। अगर आप इतना कवर कर लेंगे यहाँ से कहीं और से, यहाँ तो हम करवाएंगे एकदम फ्री में, आपको कंटेंट दिया जाएगा, PDF दिया जाएगा और वीडियोस दी जाएंगी। साथ ही यहाँ नहीं, अगर कहीं और भी इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उन चीज़ों को लीजिए। और पढ़ते टाइम ये ध्यान दीजिएगा कि कहानी और इंटरटेनमेंट वाली क्लास में कम, और जहाँ पे कंटेंट अच्छा आ रहा है उन क्लासों को ज़्यादा आप फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम पर्यावरण को देख लिए हैं, सतत विकास, धारणीय विकास को देखे, पृथ्वी सम्मेलन देखे, एजेंडा 21, रियो +10 +20 +5, इन चीज़ों को देखे थे। पर्यावरण संरक्षण देख लिए थे, पर्यावरण संबंधी जो संगठन है हमने उनको देखा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने PPT नहीं बनाई थी, लेकिन हमने इन चीज़ों को देखा था, आपको ये चीज़ें पढ़ाए थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह। तो अब इसमें जो अन्य वाले टॉपिक अन्य बचा है, अन्य में देखिए कुछ जो है कीवर्ड्स हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे अभी तक छूटे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है इको मार्क। तो ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इको मार्क क्या है। तो इको मार्क है, जैसे मान लीजिए कोई उत्पाद है, ठीक है, कोई उत्पाद है, कोई कंपनी बना रही है, तो ठीक है, इको मार्क उसके ऊपर तब लगाया जाता है जब वह उत्पाद जो है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, यानी कि जो उस उत्पाद में जो सामग्री यूज हुई है वो जो है पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो, तो उस उत्पाद को एक मार्क दिया जाता है, एक चिन्ह प्रदान किया जाता है, जिसको इको मार्क कहते हैं। इको मार्क, ठीक है, इको मार्क ऐसे समझिए जो इकोलॉजी के लिए दिया जाने वाला मार्क। तो कौन से प्रोडक्ट को इकोलॉजी के लिए मार्क दिया जाएगा, जो कि पर्यावरण के प्रति सुरक्षित हो और पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसे दिया जाता है इको मार्क। ये इको मार्क कौन देता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो देता है। कौन देता है, भारतीय मानक ब्यूरो। कब से ये दिया जाने लगा, तो 1991 से। किस पे, कब से, 1991 से। तो इको मार्क क्या है, इको मार्क है कि भारतीय उत्पादों पर या इको मार्क दिया जाता है। कैसे भारतीय उत्पादों पर दिया जाता है, तो ऐसे भारतीय उत्पाद जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और जिनमें प्रयुक्त सामग्री पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, ठीक है, उसे बोला जाता है इको मार्क। देखिए, आप कभी कोई प्रोडक्ट लीजिए और उसके पीछे जो उसका पैकेट होता है उस पर कभी कभी ऐसे देखिए, ऐसे मार्क्स बने होते हैं ना, इको फ्रेंडली, ऐसे लोगो लगा होता है ना, तो यही कहलाता है इको मार्क। तो जो प्रोडक्ट आपका इको फ्रेंडली होता है, ठीक है, उसी में जो है इको मार्क का ऐसे चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इको मार्क का। और यह कब से शुरू हुआ, तो यह आपसे 1991 से शुरू हुआ। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, एक दो प्रमुख पुस्तकें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं। आप इनको एकदम रट डालिएगा।
तो जो हमारी पहली बुक है वो है साइलेंट स्प्रिंग। क्या है? साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है, यह बुक जो है आपके रेचल कार्सन द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। और यह किस विषय पर है? तो ये आपके पर्यावरण विज्ञान के ऊपर यह एक पुस्तक है। ठीक है, किसके ऊपर? पर्यावरण विज्ञान के ऊपर ये एक पुस्तक है। किसने लिखा है? तो आपके रेचल कार्सन जी ने लिखा है। दूसरी पुस्तक जो है वो है हरित विकास। क्या है? हरित विकास। इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं WM एडम्स। कौन है? WM एडम्स। तो ये दो पुस्तकें आपको याद रखनी है, साइलेंट स्प्रिंग और हरित विकास। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है और हरित विकास के लेखक WM एडम्स हैं। उसके बाद अगली चीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है, प्राकृतिक। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक कृषि के जो है अन्वेषक कौन है? प्राकृतिक किसके अन्वेषक? प्राकृतिक कृषि मतलब नेचुरल एग्रीकल्चर। ठीक है, नेचुरल एग्रीकल्चर यानी कि नेचुरल एग्रीकल्चर का आविष्कार किसने किया, खोज किसने की, मतलब उसके ऊपर रिसर्च किसने किया? तो वो थे आपके मसानोबो फुकुओका। कौन थे? मसानोबो फुकुओका। और ये कहाँ के थे? ये आपके जापान के थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल एग्रीकल्चर यानी कि प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन थे, तो मसानोबो फुकुओका थे। और ये किस देश से संबंधित थे? तो ये आपके जापान से संबंधित थे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि संरक्षण कृषि क्या है। क्या है? संरक्षण कृषि के बारे में देखते हैं। अभी हमने प्राकृतिक कृषि के बारे में देखा, तो जितना बताया उतना ही याद रखना। अगला है हमारा संरक्षण कृषि। तो सबसे पहले जानिए कि संरक्षण कृषि क्या है। ठीक है, संरक्षण कृषि क्या है? तो ये याद रखना है कि संरक्षण कृषि ऐसी कृषि है जिसमें कृषिगत लागत कम लगती है, यानी कि लागत कम लगानी पड़ती है। जो किसान को लागत होती है, कृषिगत लागत कम लगती है। ठीक है, और जो उत्पाद होता है वो टिकाऊ होता है। टिकाऊ होता है और लाभ ज़्यादा होता है। और क्या होता है? उत्पाद टिकाऊ हो और लाभ आपको ज़्यादा, उत्पाद टिकाऊ हो प्लस लाभ आपको ज़्यादा हो। ठीक है, और जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन मतलब प्राकृतिक संसाधन जैसे आपकी मृदा है, जल है, और जो उसमें जैविक और जैविक अन्य जैविक कारक होते हैं, अन्य जैविक कारक जो कि आपकी कृषिगत उत्पादकता को बढ़ाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों में संतुलित वृद्धि हो, मतलब इन प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास ना हो। आप खेती कर रहे हैं तो मृदा की उत्पादकता कम हो जा रही है, जलीय संसाधन प्रदूषित हो जा रहा है, जैविक कारक नष्ट हो जा रहे हैं, ऐसी खेती ना हो। संरक्षण खेती जो होती है वो ऐसी नहीं होती है। संरक्षण खेती का मतलब है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, आपका मृदा है, आपके जल है, आपके जैविक कारक है, इनको अभी संरक्षण किया जा सके। क्या नाम है? संरक्षण कृषि। तो किसका संरक्षण? जो आपके प्राकृतिक संसाधन है इनका जो है संरक्षण किया जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके और संरक्षण के साथ इनकी वृद्धि हो। आपके जो प्राकृतिक संसाधन है, मृदा जल जैविक कारक, इनकी संतुलित वृद्धि हो और इनका संरक्षण हो। मतलब अगर बताएं शॉर्ट में देखें, संरक्षण कृषि क्या है? ऐसी कृषि है जिसमें जो है आपकी उत्पादकता बढ़े, उत्पादकता तो बढ़े लेकिन आपकी लागत कम हो जाए, लागत कम हो जाए। साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन है इनका संरक्षण हो और इनकी वृद्धि हो, तो आपसे पूछा जाए संरक्षण कृषि क्या है, तो ऐसी कृषि जिसमें कृषि उत्पादकता बढ़ती है, लागत कम होती है और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है तथा उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो समझ गए ना भाई? आप ऐसी खेती करो कि न तो जल को नुकसान हो, न तो मृदा को नुकसान हो, आपकी उत्पादकता भी अच्छी खासी हो, आपको लाभ भी कमाएं, आपका पैसा भी कम लगे और जो आपका प्राकृतिक संसाधन है, मृदा है, जल है, वो भी सुरक्षित रहे। तो ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? ऐसी कृषि को संरक्षण कृषि कहते हैं। और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। वो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि प्राकृतिक कृषि की क्या विशेषता है, आपको 3-4 पॉइंट दे देगा, तो उसमें पूछेगा कौन सा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लेखपाल में। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता होती है कि इसमें न्यूनतम जोत को अपनाया जाता है। मतलब जो आपका लैंड एरिया है, जोत का एरिया है, वो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता हो। ठीक है, न्यूनतम जोत को इसमें अपनाया जाता है। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का प्रयोग, जैसे जो मृदा धरातल है इसको ढकने के लिए फसल से जो आपके अवशिष्ट है उनके माध्यम से मृदा धरातल को ढक दिया जाता है। फसल अनुक्रमण का मतलब होता है, फसल आवर्तन का मतलब होता है कि एक ही टाइप की फसल ना उगाना, बल्कि जैसे गेहूं उपजा लिए, फिर हम दाल उपजाएंगे, फिर हम धान उपजाएंगे, फिर हम सरसों उपजाएंगे, यानी कि मिक्स क्रॉपिंग करना, एक के बाद एक। मिक्स क्रॉपिंग बहरहाल ये नहीं कहलाता। मिक्स क्रॉपिंग का तो मतलब होता है एक साथ ही कई सारी, जैसे गेहूं के खेत में सरसों को साथ में बो दिया जाता है, तो वो मिक्स क्रॉपिंग है। लेकिन फसल आवर्तन क्या है? आवर्तन का मतलब कि एक के बाद दूसरी, गेहूं के बाद धान, धान के बाद चना, चना के बाद
आपका सरसों, मतलब इस टाइप का हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इस तरह इससे क्या होता है कि मृदा जो है उत्पादकता जो है बढ़ती है, ठीक है। मृदा की उत्पादकता, मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनकी वृद्धि होती है, ठीक है। चारों चीज आप रट डालिएगा कि इसकी विशेषता क्या होती है। न्यूनतम जोत को अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का प्रयोग करना, फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तों को अपनाना, ये क्या किसकी विशेषता होती है, संरक्षण कृषि की विशेषता होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते बढ़ते हैं आगे की क्लास में। अब चलिए, जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे ग्रीन वाश क्या है। क्या देखेंगे हम उसमें देखेंगे ग्रीन वाश के बारे में कि ग्रीन वाश क्या है आपका, ठीक है। इसको पहले ऐसे समझिए, जैसे अभी हमने देखा कि जो उत्पाद जो होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। अगर आपका उत्पाद सच में इको फ्रेंडली है तो उसको जो है भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसकी जांच करेगा और उसको इको मार्क प्रदान कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनी हैं या फिर कोई भी संगठन है, कंपनी है या फिर कोई संगठन है, ये कोई सेवा दे रहा है, कोई सेवा दे रहा है या कोई उत्पाद बना रहा है, या कोई उत्पाद ये बना रहा है, ठीक है। कोई सेवा दे रहा है, कोई उत्पाद बना रहा है और ये कह रहा है कि भैया जो हमारी सेवा है और जो हमारा उत्पाद है ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। इसका विज्ञापन कैसे करता है कि ये बहुत इको फ्रेंडली है। वह कंपनी जो है अपने उत्पाद को, अपनी सेवा को बहुत इको फ्रेंडली बताती है और इको फ्रेंडली के नाम पे प्रचार करती है। प्रचार क्या है, दुष्प्रचार है, ठीक है। दुष्प्रचार करती है, दुष्प्रचार करती है इको फ्रेंडली के नाम पे, लेकिन वास्तव में वह प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं होता है, इको फ्रेंडली नहीं होता है, या फिर जितना इको फ्रेंडली उसको बताया जाता है उतना नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि कोई उत्पाद और कोई सेवा है, जब कोई कंपनी उसको बताती है कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत इको फ्रेंडली है, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। इको फ्रेंडली बना के हमारे सामने लाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हम इसको बाई करेंगे, ठीक है। इससे हमारे इन्वायरमेंट में जो है, इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से ये प्रॉफिट करेगा, इन्वायरमेंट का संरक्षण होगा, ठीक है, और सतत विकास को बढ़ावा देगा, तो हम यही सोच के उस उत्पाद को खरीद लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि वह उत्पाद जो है नहीं होता इको फ्रेंडली। जैसे उदाहरण के लिए इसमें बहुत सारे आप शैम्पू देखेंगे, बहुत सारे फेस वॉश देखेंगे जिसमें लिखा रहता है कि ऑर्गेनिक, प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। आप देख के उस शैम्पू को, उस फेस वॉश को, उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप उसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो उसमें प्राकृतिक और ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, सब केमिकल से भरे होते हैं, सब केमिकल से भरे होते हैं। यानी कि प्राकृतिक और ऑर्गेनिक के नाम पे आपको केमिकल से दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही कहलाता है ग्रीन वॉश। यह क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रीन वॉश कि आपको जो है किसी प्रोडक्ट, किसी सेवा के बारे में इको फ्रेंडली बताया जाता है कि ये इको फ्रेंडली है, लेकिन वास्तव में वो होती नहीं है। तो यह कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ग्रीन वॉश। यानी कि पर्यावरण के लाभों के प्रति जो झूठे दावे होते हैं और आपको गुमराह किया जाता है, वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ग्रीन वॉश। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो अभी तक की क्लास में हमने दो चीज़ों को देखा, कई चीज़ों, दो नहीं, हाँ, 3-4 चीज़ों को देखा। जैसे आपका ग्रीन वाश देखा, समझ गए आप लोग, आशा करते हैं। संरक्षण कृषि को हमने अच्छे से बताया कि संरक्षण कृषि है भैया, खेती को भी संरक्षित, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको भी संरक्षित रखो, साथ में उत्पादकता बढ़ाओ और लाभ भी कमाओ। प्राकृतिक कृषि के बारे में देखा, एक ही चीज़ देखा कि मसानोबु फुकुओका जापान के थे, उन्होंने नेचुरल कृषि के का अन्वेषण किया, उसके अन्वेषक इनको बोला जाता है। दो बुक्स देखी, साइलेंट स्प्रिंग जिसके लेखक रेचल कार्सन है और हरित विकास जिसके लेखक WM एडम्स है। इको मार्क के बारे में देखा, जो कि भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, और यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 1991 से दिया जाने लगा। अब आगे चलते हैं, प्राकृतिक में कार्बन चक्र एवं जल चक्र, एक पॉइंट और ये भी आप समझिए, ठीक है। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें है कुछ नहीं। देखिए, आपका जो पर्यावरण है, पहली क्लास में हमने बताया था कि जो आपका पर्यावरण है ये जैविक और अजैविक कारकों से मिलकर बना है, और इन जैविक और अजैविक कारकों के बीच में अंतःक्रिया होती रहती है, ठीक है। अंतःक्रिया होती रहती है, अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे के रिएक्ट करते रहते हैं, और ये जो अंतःक्रिया होती है ये चक्रीय रूप में होती है, ये चक्रीय रूप में होती है। अभी चक्रीय रूप में कैसी होती है अभी देखेंगे। चक्रीय रूप में होती है यानी कि तत्वों का जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में चक्रण होता रहता है। क्या होता रहता है, तत्वों का एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है चक्रण, तत्वों का एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है चक्रण। अगर उसमें हम कुछ प्रमुख चक्रों की बात करें तो जैसे कार्बन चक्र है, जल चक्र है, इन्हीं रूपों में जो है तत्व एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। हमें पता है अभी कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा, मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं होगा, समझ में अब आएगा, अब उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम कार्बन चक्र की अगर बात करें, कार्बन चक्र क्या है, कार्बन चक्र आपका क्या है, कार्बन चक्र आपका क्या है, तो देखिए जैसे मानिए कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। इस पे जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन हो रहा है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो रहा है,
कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो रहा है। ठीक है, जीवधारी जो जीवधारी हैं वो सांस ले रहे हैं, उनके अंदर श्वसन की क्रिया हो रही है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है। जीवाश्म ईंधन का क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। जीवाश्म ईंधन समझते हैं ना, पेट्रोलियम आपका हो गया। तो जीवाश्म ईंधन का क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। अब इससे क्या होती है? इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं जिसके माध्यम से क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके कहाँ पहुंच रही है? वायुमंडल में पहुंच रही है। जैसे अभी हमारे अंदर है, ठीक है, कोई भी जीव है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो डिकम्पोज होती है उनकी बॉडी। जब डिकम्पोज होती है, जिसको कि अपघटन बोला जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है, तो अपघटन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है और वह उस बॉडी से निकल के, उस जीवधारी से निकल के वायुमंडल में जा रही है। हम सांस ले रहे हैं तब भी हमारे अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर वायुमंडल में जा रही है। जीवाश्म ईंधन है तो जब उसका दहन होता है तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वायुमंडल में जा रही है। इसी प्रकार कई अन्य माध्यम, कई अन्य चीज़ों से, ये उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वायुमंडल में गई। तो देखिए यहाँ से यहाँ गई। अब जब वायुमंडल में आ गई तो फिर जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जब ये पेड़ पौधे हैं बेसिकली जो स्वपोषी होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बताते हैं। स्वपोषी परपोषी के बारे में आप लोगों को पता होगा, आशा करते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी मतलब जो कि दूसरे के बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? उनका भोजन होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण से क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में क्या हुआ? ठीक है, तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा? ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। पेड़ पौधे जो हैं अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर अन्य जो परपोषी जीव हैं वो इन पेड़ पौधों को खा लेंगे। तो इन पेड़ पौधे में जो संचित कार्बोहाइड्रेट्स है वो उन जीवधारियों का भोजन बन जाएगी। फिर वही प्रक्रिया होगी। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में आपका कार्बन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला होता है CnH2O। ये होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज का क्या होता है फार्मूला? ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। तो देखिए कार्बन आ रही है ना, तो वायुमंडल से फिर कार्बन कहाँ आ गई? पेड़ पौधों में आ गई। फिर यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी, कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी? तो ये कार्बन जो है ट्रांसफर हो जाती है फिर पेड़ पौधों से जीवधारियों में। फिर इन पेड़ पौधों को क्या होगा? डिकम्पोज होगा। ये वाली प्रक्रिया फिर से यहाँ पे आगे डिकम्पोज होगा, फिर वायुमंडल में जाएगी, फिर वायुमंडल से क्या होगी? पेड़ पौधों में आएगी, फिर जीवधारियों में आएगी। तो देखिए ये एक चक्रीय प्रक्रम है, यानी कि एक दूसरे में चलता रहता है ना, एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र का मतलब कार्बन देखिए एक चक्रीय रूप में एक से दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। जैसे देखिए जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, जो जीवधारी हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, यहाँ से ट्रांसफर होकर वायुमंडल में पहुँचा। फिर वायुमंडल से पेड़ पौधों ने ग्रहण कर लिया, अपना कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया, उसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधों में आ गई। फिर पेड़ पौधों को जो है किसने, जैसे जीवधारी होते हैं, शाकाहारी जो जंतु है, उन्होंने खा लिया, उनके अंदर ट्रांसफर हो गई। फिर उनसे जो है अन्य में ट्रांसफर हो गई, या फिर उनका डेथ हो गया, उनकी डेथ के बाद डिकम्पोज हो गई उनकी बॉडी, फिर वो जो है वायुमंडल में पहुंच गई। तो देखिए ये जो है ऐसे चक्रीय रूप में चलता रहता है। तो यही कहलाता है आपका चक्रीय रूप, तत्वों का चक्रण, जिसमें कि हमने एक तत्व का देखा, कार्बन का चक्रण कैसे होता है। इसी प्रकार अब हम जल चक्र की बात करते हैं। तो जल चक्र के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जल चक्र के बारे में हम पहले से जानते हैं। चक्रीय मतलब वही है कि एक से दूसरे रूप में बदलता रहता है। देखिए अब देखते हैं। देखिए ये आपका कोई जल का स्रोत है पृथ्वी पर, ठीक है, जल का स्रोत है, मान लो समुद्र है या फिर नदी है, कुछ भी है। वाष्पीकरण हुआ, क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। बादल, ये जल वाष्प बन के ऊपर गया बादल में। ये आपका पानी यहाँ से अब यहाँ चला गया जल ना। अब ये बादल में गया तो जब संघनित होता है तो क्या हो जाती है? वर्षा। फिर वहाँ से कहाँ पे आ गया? ये नीचे आ गया, ठीक है। इसी प्रकार पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधों में जल गया, यहाँ से भी अगर वाष्पोत्सर्जन हुआ फिर बादल बना, तो ठीक है। तो देख रहे हैं जल का भी ना, यहाँ से जल यहाँ जा रहा है बादलों में, फिर संघनित होकर वर्षा हो जा रही है, फिर यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होकर बादलों में जा रहा है, फिर संघनित होकर वर्षा हो जा रही है ना। वर्षा भी कई रूपों में होती है, जैसे ओले हो गए, वर्षा हो गई बूंदों के रूप में, या फिर बर्फबारी हो गई है उस रूप में। तो बेसिकली मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये क्या है? चक्रीय रूप है आपका। तो ये कहलाता है आपका जल चक्र, और ये हो गया आपका कार्बन चक्र। इसमें याद कुछ नहीं रखना है, बस एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना है कि ठीक है भैया
जैसे जो जल स्रोत हैं वो जो है वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से आपका जो है जल वाष्प बन के बादल में जाते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं तो जब संघनन होता है, संघनन के बाद आपकी वर्षा हो जाती है, फिर वो पृथ्वी पे आ जा रहे हैं। उसी प्रकार आपकी जो कार्बन है इसको भी हमने देखा कि कैसे जीवधारियों के माध्यम से चली जा रही है, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से, अपघटन के माध्यम से, दहन के माध्यम से वायुमंडल में जा रही है। वायुमंडल से फिर पेड़ पौधे ग्रहण कर रहे हैं, पेड़ पौधों से फिर आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो एक देखिए चक्रीय रूप चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, जैविक से अजैविक में, अजैविक से अजैविक में अंतः क्रियाएं हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, आपका तत्वों का चक्रण हो गया, जिसमें कि कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में हमने चर्चा कर ली। कुछ यहाँ से याद नहीं रखना, जितना बता दिए इतना याद रखेंगे तो जो है आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था, आपका क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, सुनिएगा। उसमें आया था कि क्वेश्चन आप लोग देखिए सुनिएगा। उसमें पूछा था कि उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कौन सी क्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। दिखा था प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक, क्या क्या लिखा था लिख दे रहे हैं एक बार कि प्रकाश संश्लेषण लिखा था आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे आता है और आप कर लेंगे कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया, और ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया। इसमें पूछा था कि कौन सी क्रियाएं हैं जो कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, जोड़ रही हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कौन सी क्रियाएं जो हैं जोड़। तो आप लोग बताइए। तो देखिए, जब हम श्वसन लेते हैं, जब श्वसन का ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े तो वायुमंडल में जाके जुड़ गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है। जैव पदार्थ के अपक्षय में भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, ज्वालामुखी की क्रिया हुई, वहाँ से भी विभिन्न गैसें निकलती हैं जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन जो आपका प्रकाश संश्लेषण, उसमें बताइए आप लोग, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है कि घटती है। तो याद रखना है, यहाँ पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती नहीं है बल्कि घटती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके जो है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर देते हैं। तो इसमें जो है कार्बो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ी ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया है कि कौन सी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाती। उसमें भी 4 ऑप्शन थे, सेम ऑप्शन थे, उसमें भी उसका भी आंसर प्रकाश संश्लेषण ही होगा। ठीक है, पूछा जाए कौन जोड़ता है तो ये जोड़ता है, पूछा जाए कौन नहीं जोड़ता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं जोड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए चलते हैं। एक है आपका ग्रीन आर्मी। तो आपसे अगर पूछा जाए पेपर में कि ग्रीन आर्मी सबसे पहले किस देश ने लॉन्च किया, तो वो था ऑस्ट्रेलिया। और इस ग्रीन आर्मी में 17 से 24 वर्ष के युवा शामिल होते थे। इसका उद्देश्य क्या था कि यह ग्रीन आर्मी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती थी। यह ग्रीन आर्मी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती थी। ठीक है, अगला जो हमारा अब हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है, आप सबको कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो जो 2025 में, अभी तो 26 का 5 जून आया नहीं है, तो 25 की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ठीक है, क्या थी, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन मतलब कि प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ये थीम आप लोग याद रखिएगा, आजकल पेपर में जो है ये थीम आने लगी, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ठीक है, 2025 की थीम थी। अगर आपका पेपर 5 जून के पहले होता है तो यही याद रखिएगा, 5 जून के बाद होता है तो जब 2026 का होगा तो हम उसकी जो थीम होगी आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेंगे, अब तो हम तो पढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो ये हुआ आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने उनकी चर्चा कर ली। हमने किन किन बिंदुओं पे चर्चा की। आज की क्लास में थोड़ा सा फैक्ट कम रहे होंगे, हालांकि क्यों कम किए, क्योंकि हमने पहले डिस्कशन किया कि भाई आपको विश्वास होना चाहिए क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, इस कोर्स में किस प्रकार इस कोर्स की डिजाइनिंग की गई है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो कि आप 10 दिन पढ़ लें उसके बाद लगे कि यार क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और ऐसा जैसे हमने बताया ऐसा कोर्स डिजाइन करके ऐसे वेल स्ट्रक्चर तरीके से, तो जो पेड कोर्स है वहाँ पे भी लोग नहीं बताते कि हम क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि बता देंगे तो 80% का तो कोर्स बिचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, हमने पहले देखा कि इस कोर्स के बारे में देखा, फिर हमने पढ़ा, उसके क्रम में हमने क्या देखा, ग्रीन आर्मी के बारे में देखा, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में देखा, प्रकृति में कार्बन चक्र एवं जल चक्र के बारे में देखा, ग्रीन वाश देखा, क्या अच्छे से हमने समझा, संरक्षण कृषि क्या है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है देखा, 2 बुक्स देखी, साइलेंट स्प्रिंग और हरित विकास, इको मार्क के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम 10 यूनिट्स में अपने इस कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी आप बताइए क्या इस कोर्स में किसी और सुधार की आवश्यकता है, कंटेंट में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग हमें अवश्य अवगत कराएं कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप कमेंट करेंगे, आपकी कोई क्वेरी होगी तो अवश्य रूप से हम उसका पूरा प्रयास करेंगे उसका समाधान हो सके। ठीक है,
बाकी हाँ, यह हम मतलब मानते हैं कि भाई हम कोई टीचर है नहीं, हम आप लोगों की तरह स्टूडेंट हैं, खुद ही पढ़े हैं। और ज़्यादातर हम मतलब किसी से बहुत खुद से पढ़े हैं चीज़ों किताबों से ज़्यादा, हम आज तक कोई पेड कोर्स इधर उधर का लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारे अंदर ये हो सकता है कि टीचिंग स्किल की थोड़ा सा कमी हो, हम अच्छे से आपको समझा ना पा रहे हो चीज़ों को, कंटेंट डिलीवर ना कर पा रहे हो। कंटेंट तो अच्छा है लेकिन कभी कभी होता है कि आदमी डिलीवर नहीं कर पाता हो, तो ऐसी कोई कमी है तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी। अगर फीडबैक आप दें कि क्या सही टीचिंग स्किल है, नहीं सही है, तो क्या सुधार क्या हो सकता है, किन प्रकार के सुधारों क्या हो सकता है, आप बताने का कष्ट करें ताकि इंप्रूव हो सके, क्योंकि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इंप्रूवमेंट कैसे कैसे होती है, जब आदमी को फीडबैक मिलता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कंटेंट लेवल पे, हमारे टीचिंग स्किल के लेवल पे, किसी लेवल पे भी सुझाव किया सकता हो। कोर्स की डिज़ाइनिंग अगर सही नहीं हुई है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कुछ और आपको लग रहा है कि इसमें जोड़ा जाए जो कि आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से छूट रहा है, तो भी आप हमें अवगत कराएं, ठीक है। अवगत कराने का क्या तरीका होगा, कमेंट में अवगत कराएं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि नोट्स अभी हम बना रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा उनको प्रोवाइड करवाने में। बाकी सपोर्ट करने के लिए, क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।